आज हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में ऑप्टिक्स अपनी एक कहता है, इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपिगेशन ऑफ द लाइट। फर्स्ट इज द रे ऑप्टिक्स एंड दूसरा वेव ऑप्टिक्स। ये दो पार्टों में डिवीजन करता है, क्योंकि न्यूटन ने अपनी बात में कहा था कि कोई भी रे जब ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। उसको बड़े प्रैक्टिकल से भी देखा गया कि अगर हम कहीं भी देखते हैं तो राइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन से करती है। लेकिन जब वेव ऑप्टिक्स निकल के आई तो इसका मतलब ये देखा गया कि ये ट्रेवलिंग तो करती है लेकिन एक अपना वेव फ्रंट भी मेंटेन करती है। इसलिए लाइट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा। अब ये रे ऑप्टिक्स के बारे में जब बताया गया कि ये एक ऐसा इट कंसर्न सेल्फ विद द प्रैक्टिकल नेचर ऑफ द लाइट एंड इज द बेस्ड ऑन किस किस पर है, एक रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट पर है, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर ये काम करता है। ये दो चीजों पर काम करता है। जबकि हमारे पास वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स हमारे पास इस कंसर्न तीन पार्टों पर काम करती है, एक इंटरफेरेंस पर, एक डिफ्रैक्शन पर और एक पोलराइजेशन पर। तो ये हमारे पास इनका डिविजन पार्ट होता है। तो डिविजन पार्ट ये कहते हैं कि जब हम किसी भी लाइट को ट्रेवलिंग कराते हैं तो ट्रेवलिंग कराते समय ये देखा गया जाता है कि लाइट ट्रेवल तो स्ट्रेट मोशन करता है, लेकिन उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जब ये ट्रेवल करता है तो अपने साथ एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करता है। अब ये न्यूटन ने अपनी बात में ये भी कहा कि ये न्यूटन की प्रॉपर्टियां हैं। तो न्यूटन ने ये कहा था कि जब भी ये ट्रेवलिंग करता है तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की भी काम करता है। यानी कि दैट इज मीन्स हम जब इस पार्टिकल की बात करते हैं तो ये एक फोटोन का रूप होता है, और जब फोटोन होता है तो ये अपने साथ इंटरफेरेंस इसलिए रखता है क्योंकि लाइट को हम बंद करते हैं तो एकदम डार्क आ जाता है, जलाते हैं तो फिर ब्राइट आता है। इसका मतलब ये ट्रेवलिंग जब करता है तो ये भी अप डाउन से ट्रेवलिंग करता है। ये हाइगेंस ने अपनी बात कही। उससे पहले हम रे ऑप्टिक्स को ही रीड करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में हम ये बात जानते हैं कि ये रेक्टिलिनियर पर ट्रेवलिंग करता है। तो ये भी फैक्ट देखा गया कि जब ये ट्रेवलिंग करेगा तो स्ट्रेट लाइन पर इसमें रिफ्लेक्शन के लिए और ट्रांसपेरेंट मटेरियल के रूप में उन्होंने कहा कि अगर रिफ्लेक्शन मटेरियल में देखा जाए तो सॉलिड से बेटर कोई मटेरियल नहीं है ये रिफ्लेक्शन के लिए। अगर हम ग्लास की बात करते हैं या क्रोन ग्लास की बात करते हैं तो ये हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। हालांकि ये बात फैक्ट है कि जब भी इनको देखा गया है तो देखने का मतलब ये है कि ये इन सारी प्रॉपर्टियों को लाइट ट्रेवलिंग करता है। यूनिवर्सल से हम देखते हैं ये 10 मिनट के अंदर यहाँ तक ट्रेवल करता हुआ आ जाता है। ऐसा क्या है जिसके कारण ये ट्रेवलिंग करता है? तो हम इसके बारे में ये भी जानेंगे कि लाइट एक है क्या है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं इसके बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई विल बी रिफ्लेक्ट ऑन व्हाइट लाइट। All the 50 years of the conscious brooding having the brought me not close to the answer to the question what are the light quanta, or course is today every rascal's thinking he now the answer but is the doubling himself। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी बातों में ये बातें कही। और ये भी जानते हैं कि वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर नाउ एट 100 डिग्री ऑफ द accuracies approximately on 1 part in the billion. Their velocity can also be changed the applications of electric and magnetic field। ये भी हमने देखा गया कि ये मोशन से एप्लीकेशन चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में। तो दैट इज आर उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा गया। वी यूजुअली टेंड टू विजुलाइजेशन एज ए टिनी पार्टिकल्स, however they also exhibit diffractions and other effects which can be also explained by assuming that be a wave। Similarly as well, see later in this book there are experiments on the interference diffractions which can be the assume the wave model of the light। यानी कि ये देखा गया कि जो लाइट का जो मॉडल है उसमें उन्होंने ये देखा कि ये लाइट जो ट्रेवलिंग करता है ये अपने साथ रे ऑप्टिक्स भी रखता है, रेक्टिलिनियर भी रखता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को भी रखता है, ये इंटरफेरेंस को भी रखता है, डिफ्रैक्शन को भी रखता है, और पोलराइजेशन को भी रखता है। यानी ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। देयर कैन ऑल्सो सच फेनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहा जा सकता है। भाई लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है।
और लाइट अगर देखा जाए तो अल्फा एक्सपेरिमेंट भी है, यानी कि लाइट सब चीज में है। अगर ये फैक्ट देखा गया कि जितनी भी दुनिया की सारी चीजें हैं, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन और व्हाट इज द लाइट आर डिफिकल्ट इन द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स आर नाइदर पार्टिकल्स नॉर वेव्स। ये कह रहा है कि अगर हम लाइट की बात करते हैं तो है क्या है लाइट? लाइट इलेक्ट्रॉन है क्या? लाइट प्रोटॉन है क्या? लाइट न्यूट्रॉन है क्या? क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन का बाउंसिंग कराते हैं, जब वो बर्न करता है, क्लासिफिकेशन छोड़ जाता है, तो वही लाइट बन जाता है। जब लाइट बनता है तो ये भी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो प्लेटें लेते हैं। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जहां से चार्ज पार्टिकल डिस्टेंस करता है तो वो भी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक में आता है। तो ये भी देखा गया है कि लाइट भी क्या है कि हमारी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है। एंड दिस मॉडर्न क्वांटम थ्योरी डिस्क्राइब ए वेरी एब्स्ट्रैक्ट वेव which cannot be the connected with the everyday experience to quantum fermions। यानी कि इसके बारे में क्वांटम फेरेनियम्स ने कहा कि न्यूटन थ्रू द लाइट वाज मेड अप ऑफ द पार्टिकल। ये बात उन्होंने कही न्यूटन ने कि द लाइट जो है एक पार्टिकल के रूप में है, बट व्हेन इट वाज द डिस्कवर्ड दैट इज द बिहेव्स लाइक ए वेव। लेकिन उसकी जो आदतें हैं, लाइट एक पार्टिकल है लेकिन उसकी आदतें एक वेव में है। लाइट जब भी ट्रेवल करता है तो ट्रेवल करते समय ये वेव का बिहेवियर करता है, इसलिए इसको वेव भी कहा गया। लेटर हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी, ये 20वीं सदी की बात है, इट वाज फाउंड दैट लाइट डिड इंडीड समटाइम बिहेव लाइक ए पार्टिकल। हिस्टोरिकली द इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल वाज थ्रू to behave like a particle, and then it was found that in many respected behave like a wave. So it is the really behavior like a neither, nor we have to be usually say it is like a neither. There is one lucky break behavior. Electron behave just the light. The quantum behavior of atomic object, electron, proton and neutron, photons and so on, is the sum of the light, all the particles, wave or whatever you are want to call them. In this chapter, we make a brief historical survey of the important experiment which lead to model regarding the nature of light. Near the end of the chapter, we will be quantitatively discuss how the wave and particles aspected of the radiation can be explained on the basis of the uncertainty principles and the probabilistic interpretation of the matter waves. अब ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बातें में कही, तो सब चीजें निकल के आने के बाद उन्होंने जब इतना फैक्टर बताया, तो बताने के बाद उन्होंने इसके बारे में दर्शाया भी कि ये एक सर्कुलस थ्योरी को भी डिफाइन कराता है। किसको? एक सर्कुलस थ्योरी को भी डिफाइन कराता है, और इसके बारे में हम जान भी सकते हैं। तो उन्होंने एक मॉडल दिया सर्कुलस थ्योरी का मॉडल। Circulus model. The circular model, perhaps the simplest model of light, according to the luminous body impeded stream of the particle in all direction. The particle assuming that to be very tiny, so that when the light to particle beam lap, a collision between two particles really occurs. Using the circular model, one can explain the law of reflection, refraction following the manner. ये कहता है कि अगर हम लाइट की बात करते हैं सर्कुलस थ्योरी में, तो ये हमारे पास कंडीशंस है, ये वाली, ये हमारे पास एक मिरर है या कोई भी मटेरियल है, और
अगर हम इसको देखते हैं तो सरफेस थ्योरी कहती है कि लाइट जो है ना ये रिफ्लेक्शन भी करता है और रिफ्रैक्शन भी करता है। जस्टिफाई है हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल से आती है और पॉइंट ओ से इम्पैक्ट होके ये ऐसे निकल जाती है। ये रिफ्लेक्शन लॉ हो गया, यानी कि जितने एंगल से वो आई उतने एंगल से ये चली गई, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के साथ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और यदि हम इसको किसी मटेरियल में ले जाएं तो ये रिफ्रैक्शन हो जाती है। ये क्या कर जाती है? ये रिफ्रैक्शन करती है। अब ये दिस इज डिपेंड ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है कि हमारे पास मटेरियल है कौन सा है। अगर ये एयर है और ये ग्लास है तो ये फैक्ट बात है कि लाइट जब भी ट्रेवलिंग करेगा तो वो मीडियम पर डिपेंड करता है। एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, यानी वी इज इक्वल टू सी अपॉन एन। जबकि हम जानते हैं सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, और एयर के साथ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज के लिए इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है। और जब बड़ी हो जाएगी वैल्यू तो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब ये एयर है तो यहाँ 3 इंटू 10 की पावर 8 रहेगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी जो है v से c की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि n2 जो हमारे पास है, हम जो भी गिलास लेते हैं या मटेरियल लेते हैं उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। जब 1 से बड़ी हो जाएगी तो वेलोसिटी, जबकि इस केस में v और c बराबर हो गए, लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि v छोटा हो गया। और जब ये ट्रेवलिंग करते समय इनकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है, इसका मतलब ये है कि ये अपने नॉर्मल से क्या हो जाती है? टूवर्ड हो जाती है। तो ये टूवर्ड हो जाती है, और जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है तो ये फिर आगे हो जाती है। अब इसी चीज को हम ऐसे ले लें, ये हमारे पास है और ये ग्लास है और ये एयर है। अब हमने कोई सोर्स यहां जला दिया तो ये लाइट गई, ये इंसिडेंट एंगल बना, और जैसे ही वो इससे गया गिलास से एयर में तो ये अपने नॉर्मल से ऐसे हट गए, यानी कि ये एंगल बढ़ गया। तो उसका मतलब आई से एंगल आर बढ़ गया। तो क्यों बढ़ा? क्योंकि वो रिफ्रैक्शन से हट गई, और ऐसे केस में हम देख रहे हैं कि बी जो है बराबर हो गया किसके? सी के। जबकि इसमें हमारे पास क्या था कि बी लेस था सी से। अब बी से वेलोसिटी हमारी लेस हो गई। क्यों? दिस इज द फैक्टर ऑफ द फॉर्मूला एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी से। भाई एन इज इक्वल टू सी से, और बी हम जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये एन है और एन की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ये फैक्टर बात है कि बी की वैल्यू कम आएगी सी से, बी की वैल्यू कम आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेवलिंग ऑफ द लाइट में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कि ये रिफ्लेक्शन के लॉ को भी फॉलो करता है और ये रिफ्रैक्शन के लॉ को भी फॉलो कराता है। और इस चीज को बड़ा एक्सपेरिमेंट से चेक किया गया, और ये देखा गया कि साइन जो थीटा होती है वैल्यू, वो हमारी जो कंडीशन है डिपेंडेंट करती है कोऑर्डिनेट पर। किस पर? कोऑर्डिनेट पर। अब इसको हम यहाँ एक दूसरे कंडीशन से भी देख लें। तो स्नेल्स ने अपनी बात कहा था कि ये साइनिंग फंक्शन को लॉ करता है गिवन द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो अब इस फैक्टर को हम यहाँ चेक कर लें कि हमारे पास यही चीज हमारे पास यहाँ है, ये आई और ये चली गई, ये एक्स और वाई, ये कोऑर्डिनेट पी ले लो या कोई एम ले लो, ये डी, ये के ले लो। तो यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट बिलोंग्स करेंगे दो के साथ। एक कोऑर्डिनेट बिलोंग करेगा आपका ये पी नॉट, ई नॉट, पी नॉट, ई नॉट, और इसका पॉइंट हो जाएगा P1 और ये E1 के साथ। P नॉट, E नॉट, P1 और E1 के साथ हो जाएगा। इसका मतलब है
अब जिसके लिए हम साइन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि साइन एंड फंक्शन में हम जानते हैं कि साइन, ये दिस इज द एंगल आई और दिस इज द एंगल ऑफ आर, और ये n1 है हमारे पास, ये n2 है, तो आप इसे कह सकते हो साइन, और ये आई अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, और ये n2 अपॉन n1, तो आप ये कह सकते हो n1 साइन आई और ये n2 साइन आर। भाई n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर के साथ ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है, वर द एंगल ऑफ कितना I1 और I2, ये हमारे पास जो है एंगल जो हमारे पास काम कर रहे हैं ये इंसिडेंट एंगल है, I को हमने इंसिडेंट एंगल कहा है और एंगल R को हमने यहाँ रिफ्रैक्शन एंगल कहा है। ये तभी फॉलो होगा अगर ये बाउंस कर जाती यहां से ऐसे, इस वाले केस में तो ये R बराबर हो जाता। तो यहाँ जो फैक्टर वैल्यू है वो जो हम दे रहे हैं ना साइन आई अपॉन साइन आर, ये वैल्यू जो हमारे पास थी n1 और n2, अब ये कह रहा है आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा इसमें। भाई एंगल आई इज इक्वल टू आर के साथ आ गया तो उसका फैक्टर हो गया कि बराबर हो गया, तो n1 बराबर n2, यानी कि लाइट हमारी किस में रही, लाइट दिस इज द सेम मीडियम, किस में रही लाइट, सेम मीडियम में रही। तो इसके बारे में थ्योरी भी बताई गई है कि साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, यानी कि अगर हम इसे लेते हैं रिलेशंस में तो वो रिलेशंस कौन सा आ जाएगा, देखिए अब ये साइन है, साइन आई अपॉन साइन आर, और n इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन v2 और c अपॉन v1, ये इससे कट गया, ये ऊपर आ गया, तो इसका मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 आ गया। यानी इसका अगर रिलेशन हम लेते हैं तो ये कितना v1 अपॉन v2 और ये कितना फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, और ये लेमडा ये से चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो v1 रेशियो v2 के साथ ये लेमडा 1 रेशियो लेमडा 2 के साथ भी आ गया। और हम इसे देखते हैं तो v1 और v2 का जो रेशियो है वो लेमडा 1 रेशियो लेमडा 2 के साथ आता है। और मेरे पास कुछ फोटोग्राफिक्स हैं, आप इनको देख भी सकते हो, ये हैं, ये मेरे पास दोनों हैं और ये वाला भी है। तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम भी हैं लाइट के, तो लाइट तो सब जगह है।